नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आपसे कुछ सवाल मैं पूछना चाहूँगी। अगर हमारे देश को बलवान सुदृढ़ बनाना है तो हमको क्या करना चाहिए? अगर हमारे लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये सवाल है जिसके जवाब हो सकते हैं कि अगर हमारे देश को बलवान, समृद्ध, सुदृढ़ या फिर हमारे लोकतंत्र को और भी सुदृढ़ बनाना है तो हमें हमारे सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग, इन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ और क्या होना चाहिए? साथ साथ होना चाहिए हमारे आइडियाज़, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे आइडियल्स, हमारे एथिक्स, मॉरल्स, इसके बलबूते पर ही हमारी जो डेमोक्रेसी है वो और भी सुदृढ़ बनेगी। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं राम राज्य के तौर पर। राम राज्य हमारा सपना है, तो अगर उसका अभ्यास हम करते हैं या स्टडी हम करते हैं तो किसके फाउंडेशन पे वो खड़ा रहा? एथिक्स, प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, एक्सेट्रा, एज वेल एज नो डाउट गुड गवर्नेंस। तो इसलिए ना हम लोगों ने जब आज़ादी प्राप्त की थी तो हमारे सामने सपना रखा गया था कि हम हमारे देश को राम राज्य की तरह बनाएंगे। लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं तो हम काफ़ी दूर है इस सपने से, राम राज्य बनाने। मैं ये बात आज क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हाल ही में एक दो दिन पहले की बात होगी, हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी एक प्रोग्राम में बोल रहे थे कि उनको अपोजिशन पार्टी वालों ने प्रधानमंत्री पद ऑफर किया था और उन्होंने कहा कि उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया और उसके कारण बताया कि दैट ही इज़ convicted, dedicated to his party, his organization and democracy। और उन्होंने आगे कहते हुए ये कहा कि हमारा लोकतंत्र तभी सुदृढ़ बनेगा जब हम कन्विक्शन के साथ काम करेंगे। तो ये बात हुई ना, जो आज बिल्कुल हाईलाइट करने की ज़रूरत है। हमारे इंडिपेंडेंस को 75 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज हम विकसित देश करके नहीं जाने जा चुके। नो डाउट बहुत प्रोग्रेस की है, बहुत डेवलपमेंट भी हो रहा है, फिर भी हमारे सामने अभी एक लक्ष्य रखा गया है, वो है 2047 विकसित भारत का एक लक्ष्य रखा गया है। तो बहुत बड़ी बात ये कही उन्होंने, और हमने ये भी अपोजिट में देखा कि किस तरह से हमारे विपक्ष के नेता बाहर के देश में जाकर हमारे देश के बारे में बोलते हैं, हमारे ही देश की बुराई फॉरेन जाकर करते हैं। तो कैसे हो सकता है? क्या उनकी अंतरात्मा कुछ बोलती नहीं है? क्या उनकी अंतरात्मा चुभती नहीं है कि अरे क्यों इस तरह से अपने देश के बारे में बाहर बोल रहे हो? दुनिया को बताते हैं कि भाई हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस तरह की बातें वो करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि देखिए, अगर उनके बारे में सोचा जाए तो हम सोचना नहीं चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि पिछले 10 साल से सत्ता से दूर है और सत्ता के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं सबको मालूम है, और शायद इसीलिए इस तरह का व्यवहार वो करते हैं। और अभी बीच में किसी ने बोला था कि उनकी दादी जब गई थी विदेश, जब मोरारजी देसाई ने उनको जेल में डाला था और फिर बाद में उसके बाद फिर उनकी सरकार बनी और फिर पता नहीं कुछ प्रोग्राम के लिए वो गई थी, तो किसी ने पूछा था कि इस आपको कैसा लगा जब आप जेल में थे? तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं बाहर के देश में आकर अपने देश के बारे में नहीं बोलूँगी। तो इससे भी कुछ सीखना चाहिए ना हमारे विपक्ष के नेता को, ठीक है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं ना कि विकसित देश के बारे में अगर हम सोचते हैं तो ये क्या क्या कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं? नो डाउट सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ जो बात कर रहे हैं मॉरल्स, एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स की, अगर हम
आज के सिचुएशन में सोचते हैं और हम इतिहास में से कुछ सोचते हैं, तो मुझे ना थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी कहीं लगती है। देखो, हमारा देश ऐसा है कि चारों बाजू में जो है हमारे पड़ोसी जो है वो, हम सबको पता है, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश कभी भी हमारा मित्र नहीं रहा। बांग्लादेश भी अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत जो है ना, पड़ोसी देश जो है, ट्रबलिंग नेबर्स से घिरा हुआ है। और फिर हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स भी है, इन द सेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड। हम बाहर के दुश्मनों से भी लड़ रहे हैं और अंदर के दुश्मन जो हमको नहीं दिखाई देते उनसे भी लड़ रहे हैं। तो मैं जब बात कर रही हूँ ना कि हम इतिहास में जब झांकते हैं तो मुझे कभी कभी लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस तरह से काम किया होगा। कहाँ इतनी छोटी सी जहांगीरदारी जो पुणे में थी, वहाँ से उन्होंने वो सपना पाला और फिर उन्होंने वो सपना पूरा किया जब हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। छोटी सी जगह और आजू बाजू में इतने सारे दुश्मन थे, आदिल शाही, कुतुब शाही, फिर मुगल्स थे, औरंगज़ेब जो तो हमेशा चाहता था कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का वध करे या मार दे। तो और इंटरनल प्रॉब्लम्स भी थे, अंदर जो लोग थे वो आपस में लड़ रहे थे। इतने अत्याचार इन मुगलों ने, आदिल शाही, कुतुब शाही, इन सभी लोगों ने किया कि उस टाइम पे जो दौर था ना, तब आम जनता जीना भूल गई थी। इतने अत्याचार, इतनी क्रूरता, बर्बरता बोल नहीं सकते। और उन्होंने अपना आत्मविश्वास खो दिया था और तब जाके छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रण लिया कि मैं हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करूँगा। तो उनके बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो औरंगज़ेब उनका सबसे बड़ा दुश्मन था और औरंगज़ेब छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। इसके बावजूद भी औरंगज़ेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या कहा, या फिर उनके लोगों के बारे में या मराठाओं के बारे में क्या कहा था, इसका एक ड्रामेटाइजेशन किया गया है। वो कितना सही है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो बहुत फेमस है। तो आइए हम सुनते हैं कि किस तरह से औरंगज़ेब ने अपने सरदारों को, अपने बच्चों को बताया कि शिवाजी महाराज की क्या खासियत है जिसकी वजह से वो जो है अपना सपना पूरा कर सके। आइए सुनते हैं। ये सब फिजूल है शहजादे। चंगेज और तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी, लेकिन आज कंधार से तंजौर तक सारे हिंदुस्तान को मुगलिया सल्तनत में शामिल करने का ख्वाब देखने वाले माँ बदौलत ये आज क्या देख रहे हैं। हमारी आंखों के सामने शिवाजी अपनी सल्तनत की तामीर कर चुका है। हमारी लाखों के फौज के सूबेदारों को शिकस्त देकर खदेड़ दिया है उसने। यह है हमारे मामू जान अमीर उल उमरा शायस्ता खान साहब। सबसे शर्मनाक बात तो यह है शहजादे कि शिवाजी ने इनके लाल महल पर छापा मारकर इनके छक्के छुड़ा दिए। ये तो तकदीर के सिकंदर थे कि जान बच गई, सिर्फ 3 उंगलियां ही खोनी पड़ी इन्हें। यह है हमारे सिपह सालार जसवंत सिंह, जोधपुर महाराजा। मराठों के मार के जख्म इन्होंने सीने पे नहीं पीठ पे खाए हैं। यह सूरत के खूबसूरत सूबेदार इनायत खां बहादुर। शिवाजी सूरत आए तो ये सूरत से दुम दबा के भाग गए। यह है हबशी फौलाद खान, इनके हथेली पर मिठाई रखकर शिवाजी आगरा के कैद खाने से फरार हो गए। हमारे सारे मंसूबों को खाक में मिला दिया इस फौलाद खान ने। यह है कारतलब खां, ये रसूल बेग रोजगानी, ये मीर आतिश तरबियत खां, ये खान जहां बहादुर खान कोकलताश, ये बूंदी नरेश भाव सिंह हाडा, ये रनमस्त खां, ये केसर सिंह, ये सैयद मुनव्वर खां बारहा। तमाम सारे राजपूत, बुंदेल, तुर्क, ईरानी, अफगानी, उज़्बेकी, हबशी, मुगल फौजमंद सरदार जिन्हें शिवाजी ने शिकस्त दी, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्यों सिवा को यह फतह हासिल होती है? हमारी तरह गोला बारूद, हाथी, घोड़े, खजाना, तोपे सिवा के पास नहीं है, फिर भी फतह हासिल होती है उसे। क्यों? ये क्यों का मतलब तुम कभी नहीं समझ पाओगे शहजादे, तुम कभी नहीं समझ पाओगे।
औरत, शराब, नाच गाने, मौज मस्ती और इश्क को मोहब्बत में गिरफ्तार तुम जैसे बहादुर सिवा को कभी नहीं समझ पाओ। इस सिवा ने मजबूत किले बनाए, अपनी फौज और असला बढ़ाए, नए जंग बहरीन की तामीर की है उसने, लेकिन उससे भी कई ज्यादा न जीते जाने वाले मजबूत जमीर के लोग तैयार किए उसने। हमने सीवा के लोगों को लाखों की जागीर का लालच दिया, लेकिन उन जामबाज मराठों ने उस पर ठोक दिया। आज तक हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते थे, लेकिन सिवा के उन खुददार खादिमों ने खुद को बिकने नहीं दिया। वे रुकते नहीं, वे थकते नहीं, वे झुकते नहीं और वे बिकते भी नहीं। शिवाजी घात है, चालाक है, आवाज है, नामाकूल है, मगरूर है, बदकार है, लेकिन उसका चाल चलन धूप की तरह साफ और सूरज की तरह चमकता। तो हमने सुना कि किस तरह से औरंगजेब ने बताया उनके लोगों को कि क्या होना चाहिए आपके पास जो नहीं है, और किसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो अपना सपना पूरा कर सके। तो अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो ऑब्वियसली यही चीज़ें सामने आती है, दैट इज़ कन्विक्शन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और बहुत कुछ। और इसीलिए ना उस टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कितने लोग अपना प्राण देने के लिए भी तैयार थे। और मराठी में बोलते हैं ना, लाख मेले तरी चालेल पण लाखाचा पोशिंदा जगला पाहिजे। लाखों मर गए तो भी चलेगा, लेकिन लाखों को संभालने वाला जीवित रहना चाहिए। और यही बात तब उस टाइम पे लोगों के मन में थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए डेडिकेशन तो था ही, लेकिन अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि, अपना देश, उसके लिए कन्विक्शन और डेडिकेशन था। और इसीलिए वो सपना साकार हुआ हिंदवी स्वराज्य का। और कहाँ से शुरुआत हुई थी और कहाँ तक जाकर पहुँचे वो, दक्षिण से लेके अगर आगे जाते जाते नॉर्थ तक इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करके दिखाया। तो आज की बात इतनी ही। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।